गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। हंसते मुस्कुराते एनर्जी के साथ पॉजिटिविटी के साथ दिन का आगाज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जो ये नहीं करते वो यकीनी तौर पे थोड़ा थोड़ा नुकसान, कभी कभी ज्यादा नुकसान उठा लेते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि आप एक अच्छे दिन का आगाज कैसे करें। दैट्स द क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। अपनी कंफर्ट टी के साथ। कंफर्ट कुछ टी लोगों के को साथ ग्रीन टी पसंद है, कुछ लोगों को ऑलिव टी पसंद है, कुछ लोगों को प्रॉपर टी पसंद है, ब्लैक टी। कुछ लोगों इशारा को ऐसे कि जैसे मैं पता नहीं कुछ ब्लैक टी ही लोगों पीता हूँ। कुछ लोगों को दूध पत्ती। हाँ, कुछ लोगों को दूध पत्ती पसंद है, कुछ लोगों को कॉफी पसंद है। कुछ लोगों को कॉफी पसंद एक है। मिनट रुक जाओ ना, कुछ फिर लोगों को लस्सी भी पसंद है। सुबह सुबह, हाँ हाँ, I mean, हाँ, नाश्ते में लस्सी पीते हैं लोग। लेकिन मैं इतनी सुबह की बात करती हूँ, 7, 7:30 बजे, 7:30 बजे की जहाँ बात लस्सी कर रही हूँ। पसंद की जाती है वहां भी सुबह इतनी जल्दी साढ़े ही सात होती बजे है। लस्सी पी लेते हैं उससे आप भी लोग। पहले शायद। चलें भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने स्टमक को स्पेशली इतना आदी किया हुआ है, अपनी बॉडी को इतना आदी मेरा किया ख्याल हुआ है है। सबीन, चाय I think से it's good। बहुत बेहतर है लस्सी। कैसे? I mean, लस्सी चाय तो आई हेट चाय। मैंने तो चाय कभी पी नहीं है। चाय लवर्स मुझे भी हेट कर सकते हैं। सुबह सुबह But कैफीन से तो बेहतर है ना कि आप लस्सी पिए। देखिए, चाहे दूध की लस्सी है, चाहे दही की लस्सी है, इन एनी केस प्रोबायोटिक्स हैं, तो आपके लिए वैसे भी गट हेल्थ के लिए लस्सी बहुत नहीं तो वो बेहतर जो होती है। ये कहते हैं कि लस्सी पीने से अरे नींद ऐसे ही आती है, तो कहते सुबह हैं। सुबह तो एवं ही लगे हुए होते हाँ, हैं जिनको नहीं आनी होती उनको बिला वैसे वजह भी नहीं आती। नींद। अच्छा, और जिनको आनी होती है उनको उनको वैसे भी आ उनको जाती है। काली चाय और काली कॉफी के साथ भी भी आ जाती है, उनको आ जाती बल्कि है उसी के साथ ही आती है, अदरवाइज वो सो नहीं पाते हैं। अच्छा, मैंने बड़े लोग ऐसे देखे हैं जो हाँ, कि मतलब श्रेब लिटरली उनको नींद नहीं आती जब तक वो चाय ना पिए। बिल्कुल ऐसे और होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नींद भगाने के लिए चाय पी रहे हैं। तो मुझे लगता है वो ये सारा कुछ आपके इट्स दिमाग में हियर जरूर एक्चुअली, होता है। दैट्स वेरी ट्रू। दिमाग में होता है कि आपने अपने आप को किस तरह से किस चीज का आदी कर दिया और आप दिमाग को किस तरीके से लेके। तो जो सुबह का आगाज जो आप कह रहे हैं किस तरह से किया जाए, दिमाग के इस्तेमाल के साथ किया जाए। वो तो पूरा दिन करना चाहिए, वैसे ज्यादा लेकिन वो जरूरी हो सुबह जाता थोड़ा है। सा ज्यादा जोर डाल दें तो एक अच्छी बात होती है। दिमाग को पूरी रात रेस्ट मिला हुआ होता है ना, तो फिर सुबह उठ के थोड़ा सा उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी, उसकी ट्यूनिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज जो है ना, मतलब दिमाग पूरा दिन चलना थोड़ा सा बंद हो जाता है। दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरता है। बट समटाइम्स ये होता है सबीन कि आप सुबह उठते हैं तब भी आपको लगता है कि आप थके थके से हैं, आपको लगता है कि आपकी नींद उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, या समटाइम्स ये भी लगता है कि आपका दिमाग थका हुआ है। मे बी आप ओवर थिंक कर रहे थे, मे बी आप रात सोते हुए कोई बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और समटाइम्स ये भी होता है कि कोई स्ट्रेस ऐसा होता है, कोई टेंशन ऐसी होती है कि आप सो भी जाते हैं लेकिन आपके ख्वाब में भी वही चीज़ें बस सम हाउ आ रही होती हैं बार बार, आप उसी में खो जाते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो आप कहते हैं नींद सही तरीके से पूरी नहीं हुई है, उस तरह से फ्रेशनेस नहीं है जैसे फ्रेशनेस होनी चाहिए। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? वो चाय लस्सी वाली बात अपनी जगह, गो फॉर अ वॉक, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारा टॉपिक वैसे वॉक था, हाइक था, लेकिन वो स्टार्ट हो गया चाय कॉफ़ी लस्सी पे। So बुनियादी सी बात है कि if We you go want to with make the yourself flow। happy, yeah, we go with the flow and we should go with the flow and everyone should go with the flow। ये flow में जरा ट्रैक पे भी चले ना, किसी हाइकिंग ट्रैक पे जाएं, ट्रेल पे जाएं, हाँ। तो आप जरा एंजॉय भी करते हैं। क्योंकि आज मैं सुबह पढ़ रहा था सबीन, ठीक है, एक तो फिजिकल हेल्थ पे जरा हम बहुत बात कर भी रहते हैं कि हाइकिंग का, अदरवाइज वॉक करने का बहुत फायदा हो रहा होता है, एक्सरसाइज आपकी हो जाती है। लेकिन आप कितना स्ट्रेस को भगाते हैं नेचर के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं। बड़ा प्यारा सा जुमला था, माउंटेन्स डोंट जज, दे जस्ट हील। तो मैंने सोचा कि आज पे बात भी करते हैं, और किसी भी ट्रेल पे अगर आप जाएं तो आप एंजॉय करते हैं। बल्कि आज आप यूं करें, इस्लामाबाद वालों से सभी हमें सवाल करते हैं कि इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए, या फॉर दैट मैटर जो भी इस्लामाबाद आते हैं, इस्लामाबाद में चूंकि सीरीज ऑफ ट्रेल्स है मागला हिल्स में, आपकी फेवरेट ट्रेल कौन सी है? इज इट ट्रेल 1, ट्रेल 2, 3, 4, 5? 4, हाँ 4 तो ठीक है, 6 इज क्लोज, राइट? सो ट्रेल 5, तो कौन सी, बल्कि 7 भी है, और भी है शायद, हम 7 तक का क्योंकि मुझे पता है, नहीं है इससे ज्यादा जो ट्रैक हम लोगों के लिए बने हुए हैं, जिन पे हम जा सकते हैं, हमारे लिए बने तो सारे ट्रैक कौन से वहाँ पे टाइगर्स के लिए बने हुए ट्रेल सारे? 7 तक मेन जो है लोग जाते हैं, जो जाते हैं। सेफ और उस लिहाज से समझा जाता है, जहाँ पे आप ज्यादातर लोग तो सभी जाते थे कि 5 पे जाते हैं, ज्यादातर रश तो ट्रेल 5 5 पे लोग बहुत ज्यादा 6 पे जाते थे। अब आप बता रहे हैं, मुझे वो नहीं तो पता बंद है, था वो तो मेरे काफी पास टाइम नहीं- से बंद है ना। अच्छा, ओके, जो ट्रेल 5 है उस पे जा रहा है वो लोग बहुत ज्यादा, ट्रेल 3 पे लोग बहुत ज्यादा जा रहे होते हैं, Yes। जो लोग पसंद कर रहे हैं। तो चलें, इस्लामाबाद वाले हमें ये जरूर बताएं, बट एट द सेम टाइम बाकी इलाकों के जितने भी लोग हैं, बाकी शहरों के, बाकी इलाकों के जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप हमें बताएं आपकी इर्द गिर्द कौन सी ऐसी आप लोगों की फेवरेट जगह है जहां पर आपको हीलिंग के Yes। प्रोसेस से आप लोग गुजरते हैं,
जो जगह आपको हील करती है। सो आप लोगों ने जरूर हमें उस जगह का नाम बताना बल्कि है। आज मैसेज करें, और- हम शेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द शो, अपने शहर हाँ। का नाम लिखकर मैसेज कीजिए कि Absolutely. कौन सा ऐसा ट्रेल है, कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा मंजर है, कौन सा ऐसा स्पॉट है जो कि आपको हील करता है, जहां पर आप जाते हैं, कुछ देर को बैठते हैं, नेचर से कनेक्ट करते हैं और बड़ा फ्रेश होके आप रिफ्रेश और होके कुछ लोग वापस ऐसे आते हैं। होते हैं जो कि ट्रेल पे जाते हैं और ट्रेल पे जाकर दोस्त को कहते हैं तुम जरा चक्कर लगा के आओ, मैं जरा यहाँ बैठा हूँ, और जब दोस्त वापस आते हैं और वो देखते हैं तो ये साहब सोए पड़े हुए होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। इनके एक दोस्त ने ये कहानी हमें सुनाई है कि इन्होंने ऐसे किया है। अच्छा, आई एंजॉयड दैट एक्चुअली। ये ट्रेल 2 पे हुआ था, तो मैं बल्कि आप सबको कहता हूँ कि डू विजिट ट्रेल 2, इट्स ब्यूटीफुल, जाके इट्स सो जाएं। अमेजिंग। नहीं, वो आपकी चॉइस है ना, वो आपकी चॉइस है, पर विजिट जरूर करें, मैं तो ये कह रहा था। इट्स अच्छा, क्योंकि सबीन धूप नहीं है उस तरह से, बहुत ज्यादा दरख्तों की छाव में वो ट्रेल है, और प्लस ये कि बहुत ज्यादा स्टीप भी नहीं है, तो आप थकते भी नहीं है। मेरी तरह के जो लोग हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एज अब ऐसे हो रहे कि थक जाता है ना इंसान बताएं, ये फायर जस्ट ट्रेल पे। नंबर आपने नहीं नहीं, फैसल मैं रहमान कहना को ये नहीं चाह रहा सुना? हूँ कि इतनी यंग एज में बंदा थक जाता है। देखो 22-23 साल का लड़का हो के मैं थक रहा हूँ, तो मतलब मैं कहना सही ये बात चाह है, रहा हूँ वरना मैं कहने कि लगी बहुत थी, जल्दी आप थक जाते हैं। आपने फैसल रहमान साहब की स्टेटमेंट्स नहीं सुनी, और वो मैं तो हैरान उस बात पे होगी कि मतलब वो उन्होंने अपने आप को हैरान नहीं, किया, बट बड़ी वो अच्छी तो बात की कि अपने आप को मजाक फिट कर रहे रखा थे हुआ ना। है। कायदे आज़म वाली बात मजाक नहीं की मजाक उन्होंने थी अभी सबीन। तक। नहीं की सबीन, शुएब, ही इज 58 इयर्स ओल्ड। आई डोंट नो, बट Yes. वो बड़ी उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट की नहीं, हुई है। एक्चुअली हुआ ये, देखिए एक शो में वो गए, सीरियस शुएब। नहीं सो हुआ ये कि देखो एक हाँ। शो में वो गए, वहां पे चूंकि बात ऐसी हुई तो उन्होंने कहा कि इतने दफा ये पूछ लेते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा ना उसको सरकास्टिक वे में बताया कि हाँ मैं तो मिला मैं उनसे। और जब फिर एक और शो में गए, उस शो का हवाला दिया गया, तो उन्होंने फिर उसको एक्सेजरेट कर दिया। फिर वो जो एक और साहब उस शो में थे, उन्होंने कहा, इतनी लंबी तो मैंने भी आज तक नहीं फेंकी, तो सब हंसना शुरू हो गए। तो वो तो उन्होंने शुगल में कहा था कि लोग उन्हें कहते हैं हाँ लोगों को एट द confuse एज क्यों ऑफ कर रहे हैं? 58 भी ही इज वेरी फिट। ही इज फिट, बट No doubt. वो बात कर रही हूँ कि चलें, लेकिन उनका आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था। मजाक अपनी जगह, मतलब सारी चीज अपनी जगह होती है, मतलब कुछ चीजें नजर आ रही होती हैं कि आप बड़े सीरियस वे में कन्वे कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली नहीं, आपको आप उनकी कंट्रोल बातों को किया जा सीरियस रहा ना होता है। लीजिएगा सबीन, क्योंकि उनका जो आखिरी जुमला था ना, वो स्पेशली मैं गैर किसी- शादीशुदा लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्या? क्योंकि उन्होंने कहा शादी ना करें, आप यंग हाँ? रहेंगे। उन्होंने जी, शादी नहीं की हुई, उन्होंने नहीं, खुद नहीं की हुई। अच्छा, इसलिए ही स्टिल आई यंग। थिंक सो, या उन्होंने तो यही कहा है। अच्छा, उन्होंने ये कहा, तो ही स्टिल यंग। बट दैट डजंट मीन कि आप इट डजंट इसको मेक फॉलो एनी करें। सेंस बाय द वे। मे बी नॉट, इसको ओपन एंडेड छोड़ देते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ, वरना मैं और सबीन तो इसी तरह से बातें करते चले जाएंगे। लेकिन आपको याद है आपका टास्क बताना है, आपने आपके इलाके का सबसे फेवरेट स्पॉट या ट्रैक या कोई ऐसा रास्ता जहां पर आप जाते हैं और कुछ देख के खो से और जाते हैं। स्पेलिंग अपना ठीक नाम, लिखने, फिर हमें नहीं कहना कि हमारी उस जगह का नाम गलत बोला है। बहुत आप लोग फिर माइंड कर जाते हैं, लेकिन अच्छे इंग्लिश में स्पेलिंग लिख के भेज दें। अगर उर्दू में से नहीं, रोमन अगर अंग्रेजी में ठीक नहीं आ रहा तो उर्दू में लिख के भेज दें। मतलब जहाँ जिस जुबान में आपको लगता है ना कि अच्छा, आप अच्छा खुला खुला सही लिख सकते हैं, तो वो सही से लिख के भेजें। बिल्कुल लिख के भेजें। हम कुछ देर में आपके जो मैसेज हैं वो शेयर करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी वो भी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ, जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा, गार्लिक राइस ओके, और कस्टर्ड दाल। आप डाल दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर। डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर, उसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। अच्छे खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि कुछ जरूर कुछ अच्छा अच्छा पक रहा बन रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए? जैसे कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है।
तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज्जत सिर्फ और सिर्फ टीवी होम पर। एक बार मेरा सिल्वर बटन आने दो, फिर अंबर ने दुनिया को बताना है कि अंबर शय क्या है। पहले चल के सिल्वर के बर्तन धो लो। तुम्हारे नाम की एक ही डिश चल रही थी निको, और तुम उसको भी बंद कराना चाहती हो। मेरा बस चले ना तो तुम्हारा पूरा वजाहत रेस्टोरेंट बंद करा दूं। ये आपको बासी नहीं लग रही? वो चालान फौरन फाड़ करते। वो जान, अब मॉर्निंग वॉक आपने स्किप नहीं करनी है। मेरे 3 घंटे की पानी पे मेहनत फेर दी तूने। मेहनत तो पानी फेरा जाता है, पानी पे मेहनत नहीं। 12 नान, निहारी, गाजर का हलवा और कुछ स्पेशल मैंने पैक करा के ना आपके लिए स्पेशल रखा है मैंने। एक तो आपके अब्बा जी हमारी शादी करा के ये राज अपने साथ कबर में ही ले गए। कौन है वो कलमुई जिसको आप मेरी जगह पे लाना चाहते थे? कभी तूने अपना नजारा किया है मजनू कि लैला की तरह तू खुद भी है मेहमान नशीनों में? क्या बेहूदगी है ये? आपने लड़की की तस्वीर तो मुझे अभी तक नहीं भेजी। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। हाथ खाली होंगे तो व्हाट्सएप करेंगी ना। मोहब्बत का दावा करने वाले ऐसे करते हैं। सत्ता तो उन बलाओं को टालता है ना फुप्पो जो हमारी नजरों से ओझल हो। तुम किस बला की बात कर रही हो? ओ इस बांदरी को तो मैं दसांगी अब। अंबर मार नहीं प्यार। ओ यहाँ मोहब्बत की लगी पड़ी है और तू एजुकेशन कैंपेन चला रही है। गैरतमंदी का मुजाहिरा अगर तुम इसकी तरबियत के बाद करते ना तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है, मौत। प्यार का तड़का। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आप तो खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ।
वेलकम बैक। जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं? होने वाली है। कुछ जगह पे कल से हो जाएंगी, कुछ जगह पे ईद के साथ डिपेंड्स ना गर्मी की इंटेंसिटी एंड देन अपनी अपने सूबों की हुकूमतों ने जिस भी तरीके से अनाउंस किया है। सो अब पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न बच्चों को किस तरह से बच्चों से जान छुड़ाई जाए। नहीं, ये कोई कंसर्न नहीं, जान छुड़ाई जाए। नो। अरे सर पे सवार होते हैं पेरेंट्स, बच्चे पेरेंट्स के लिटरली मैंने देखा है कि नाक में दम किया हुआ होता है, पीछे पीछे घूम रहे होते हैं, ना खाना खा रहे होते हैं, ना कोई रूटीन होती है, फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टीवी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब पेरेंट्स कुछ कह रहे होते हैं तो बच्चे चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। और कोशिश उनकी होती है अच्छा कि पेरेंट्स की अच्छा किसी तरह से बच्चों को भेजें बाहर, बच्चे खेलें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, लेकिन स्टिल बहुत सारे कंसर्न्स उस टाइम भी सामने आ जाते हैं। सो लिटरली नाक में दम किया होता है बच्चों ने। कसूर बच्चों का नहीं है, कसूर पेरेंट्स का है। जो रूटीन पेरेंट्स की होगी बच्चे वही फॉलो करेंगे। पेरेंट्स बाहर नहीं जा रहे, बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। पेरेंट्स फोन यूज करेंगे, बच्चे भी फोन यूज करेंगे। पेरेंट्स अगर बस इसी तरह सोफे पे बैठे रहेंगे तो बच्चे भी ऐसे ही बैठे रहेंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपके घर का माहौल क्या है, आपकी अपनी रूटीन क्या है, आपके खाने पीने की रूटीन क्या है। अगर आप खाने पीने की रूटीन में गड़बड़ कर रहे हैं तो बच्चा तो गड़बड़ करेगा। तो चलें आज जरा ये डिस्कस करते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को प्रोडक्टिव किस तरह से बनाया जाए। बल्कि छोड़े इससे पहले मुझे बताएं कि आप आपकी गर्मियों की छुट्टियां कैसी होती थी? मेरी गर्मियों की छुट्टी कैसी होती थी? सोशल मीडिया का दौर नहीं था। ओके। तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी हम लोगों के लिए, बिकॉज वो बटनों वाला कोई फ़ोन होता था, उस पर किसी सहेली की कॉल आ जाती थी, करनी होती थी तो पहले अब्बा से फ़ोन मांगना पड़ता था, उनसे परमिशन लेनी होती थी। उसके बाद फ़ोन अक्सर इस्तेमाल नहीं करना आ रहा होता था तो वो अब्बा बताते थे कि ऐसे इससे हो गया। अक्सर तो है कि फ़लानी दोस्त से बात करा दें तो वो नंबर मिला के देते थे, तो कुछ देर की बात होती थी क्योंकि पैकेजेस भी उस टाइम पे नहीं होते थे। तो आप जितने आप बैलेंस डलवा रहे होते थे उतना ही आपका बैलेंस जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता था, या लैंडलाइन से आप कॉल कर रहे होते थे। सो ये एक बड़ा अच्छा दौर था कि हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट भी होते थे, हम उनके साथ कनेक्ट कर रहे होते थे, हम बात कर रहे होते थे, उन्हें हमारे दोस्तों का पता होता था, हमारी रूटीन का। उस तरह से ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि आप किसी गलत कंपनी में नहीं जा रहे। पेरेंट्स को एक चेक एंड बैलेंस था, उनको पता होता था कि अच्छा हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची किससे बात करी है। सो वो एक बड़ी एक अच्छी घर के अंदर एक सर्विलेंस ना मतलब बड़ी अच्छी हो जाती थी, जो बहुत जरूरी भी है। एग्जैक्टली। और फिर हम इंतजार कर रहे होते थे कि हमने दाद का जाना है या नान का जाना है। हाँ, डिपेंड करता है कौन दूर रहता है ना, जो नहीं, दूर रहता है डिपेंड करता है घर में कौन जीतता है, अब्बा जीते कि अम्मा जीती है। ओके, नहीं आप नानी के घर जाती थी? समझ लिया। नहीं मैं दोनों तरफ जाती थी। हमने थोड़ा सा वो रख दिया था ना, छुट्टियों को डिवाइड कर लिया। हाँ, मोस्टली वैसे नानी के घर से जाते हैं। ज़ाहिर है अगर आप रह ही रहे हैं दादा के साथ, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो ऑब्वियसली फिर आप नानी घर ही जा रहे हो। हाँ, लेकिन आपकी फैमिली अगर गांव में सेटल है तो ऑब्वियसली फिर आपको ज्यादा जाना पड़ता है। बैलेंस करते थे, तो दोनों तरफ से आपको ना बैलेंस करना पड़ रहा होता था कि इधर जाना है उधर जाना है। एनीहाउ डिस्कशन बड़ी लंबी होगी, बट पॉइंट यही है सारा कि नॉस्टैल्जिया। और फिर ये वाली चीज़ होती है कि हम याद करते हैं कि हम कितने प्रोडक्टिव होते थे उस टाइम पे। मैं लाजमी कहूँगी हम प्रोडक्टिव होते थे। हम क्यों होते थे? क्योंकि वो दूसरा वाला कंप्यूटर होता था, उस कंप्यूटर पे कुछ चीज़ें सीखनी होती थी, फिर कुछ स्कॉलरशिप से अप्लाई करना होता था। उसके अलावा जो है बहुत सारी एक होता था कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अच्छी खासी हो जाती थी। सो वो दौर जो था वो एक बड़ा अच्छा दौर। आज का दौर भी अच्छा है, लेकिन आजकल मसला सिर्फ ये हो गया है कि मिसयूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ किया जा रहा है। लेकिन देखें, इसी टेक्नोलॉजी को अगर उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया जाए तो सोचें कि आज का बच्चा जो हमारी आज की यूथ है वो कहाँ पहुँच सकती है। लेट्स रेज दिस क्वेश्चन कि आज के जो बच्चा है, जो ग्रोइंग एज में है, स्कूल में, कॉलेज में, वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, रूटीन क्या होनी चाहिए। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद हसनैन, ही इज अ स्पीकर। फिर ब्रेक डाउन करना चाहिए, इस वक्त मुझे ये करना है, इस वक्त मुझे ये करना है और इस वक्त मुझे ये करना है। जो बात आप करें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ज़रा स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिजिटल स्किल्स की बात आप करें, वो कोर्सेज की बात करें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि स्कूल्स में भी आजकल तो बहुत से स्कूल्स में स्पेशली तो गवर्नमेंट लेवल पे भी माशाल्लाह हम ये देखते हैं कि बहुत से स्कूल्स में बच्चों को कोडिंग की तरफ और टेक्नोलॉजी की तरफ और इन इमर्जिंग स्किल्स या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जाता है। मुझे ये बताएं कि अच्छा ऐसे में बच्चे अपने आप को सेफ कैसे रखें? मैं सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं, ज़ाहिर है
पेरेंट्स भी चाहते हैं कि अच्छा बच्चा सीखे, वो सीखने के लिए बैठा है फेसबुक यूट्यूब पे, लेकिन वो कहीं और निकल गया है। अब ऐसे में बच्चों को हम नहीं जा रहे, थोड़ा सा जैसा सबीन भी कहते हैं, हमें बड़ा उस पर चेक एंड बैलेंस रखना होता है, रखना होता है बच्चों को, ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो इट्स क्वाइट सिंपल टू सी कि सॉरी कि आजकल इस तरह ज़माना है कि अगर आप 2 क्लिक्स करेंगे तो आपको हर चीज़ मिल सकती है। अगर वो एक अच्छी चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई ट्यूटोरियल, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ स्किल, और अगर वो फिर एक बुरी चीज़ है, जिस तरह की कोई मिलिशियस एक्टिविटी, जिस तरह की कोई नॉट सेफ फॉर वर्क एक्टिविटी, या कोई किस्म का वायरस, कोई किस्म का मालवेयर, या कोई किस्म का जो आप कह सकते हैं नॉन एथिकल काम है, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें दे आर 2 क्लिक्स 1 क्लिक अवे फ्रॉम अस। तो इस ज़माने के अंदर सेफ रहने के लिए आई वुड एडवाइस कि पेरेंट्स कंट्रोल करें, पेरेंटल कंट्रोल रखें अपने बच्चों के ऊपर। बट आजकल एक ऐसा ज़माना आ चुका है दैट इट्स ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बच्चे खुद पेरेंट्स से ज़्यादा समझते हैं कि हाउ टू कंट्रोल व्हाट यू आर डूइंग, किस तरह पेरेंट्स मॉनिटर करते हैं, और किस तरह उनको वर्क अराउंड्स भी आते हैं कि किस तरह हम लोगों ने उस मॉनिटरिंग से आगे बढ़कर या उसको बाईपास करके कुछ ना कुछ करना है। और फिर जो बच्चे हैं जो कि कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, सो टू नॉट गेट देम डाइवर्टेड, आई वुड सजेस्ट कि सबसे बेस्ट टूल है AI, क्योंकि आजकल के ज़माने के अंदर AI एक ऐसा टूल आ चुका है, चैट GPT, डीप सीक, जहाँ पर आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, इस तरह कोई एड्स नहीं है, कोई क्लिक्स नहीं है कि आप दबाएं और आपको कोई फजूल स्क्रॉलिंग दे या आपको वो कोई फजूल सीखने की चीज़ के अलावा कुछ और दे दे। इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि AI, चैट GPT, डीप सीक जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए एक लर्निंग के लिए एक आसान कैपेबिलिटी है। और आजकल के ज़माने के अंदर सबसे जो रैंकिंग के अंदर या सबसे जो टॉप स्किल है वो है AI प्रॉम्प्टिंग, कि किस तरह आपने AI को प्रॉम्प्ट्स देने हैं, किस तरह आपने कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, कौन से सेंटेंसेस, किस तरह स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करने हैं, हाउ विल यू कमांड AI कि वो आपके काम को जो परफेक्ट आप कह सकते हैं कि एक डिलीवरी है वो आपको दे सके। तो ये जो AI का यूज़ है ना सिर्फ और सिर्फ ये बच्चे को ये भी सिखाएगा कि किस तरह वो अपने स्किल्स है, फॉर एग्जांपल वो AI से पूछ सकता है कि मुझे आप एक गाइडलाइन दे दें कि एक गाइड दे दें कि किस तरह मैं इंग्लिश सीखूं, एक गाइड दे दें कि किस तरह मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करूं, कॉन्फिडेंस गेन करूं। तो वो ना सिर्फ और सिर्फ ये भी सिखाएगा उसको, बट उसी के साथ साथ बच्चा मुसलसल AI प्रॉम्प्टिंग भी सीख रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्किल है, जो कि हर बच्चे को बल्कि हर बड़े को भी सीखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के हम सब लोग देख रहे हैं कि AI हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है, अगर वो पिक्चर्स हैं, अगर वो रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर वो वीडियोस हैं, अगर वो फिर वॉइस है, अगर वो फिर रिटन है, जो भी है हर एक चीज़ में AI आजकल मौजूद है। जेनरेटिव हो गया, रिफाइनिंग के लिए हो गया, फिर रीजेनरेशन AI हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे आप कह सकते हैं इट्स इन आवर हैंड्स। तो अगर हम लोग इसे अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे और अपने बच्चों को, अपने जो नौजवान हैं उनको अच्छा तरीका सिखाएंगे, सो वो अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। अगर हम उन्हें अच्छा तरीका नहीं सिखाएंगे तो कल को वही सिचुएशन होगा जो कि आज सोशल मीडिया का है कि हर तरफ डिस्ट्रैक्शन होंगी। काम की जो चीज़ है, तो अगर आपको एक काम की वीडियो मिलेगी तो आपको 10 ऐसी मिलेंगी जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इररिलेवेंट होती है शोएब अक्सर, और उससे आप हट भी नहीं सक रहे होते, वो इतनी इररिलेवेंट है। लेकिन आप जब स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं तो उसके बाद कोई उसका स्टॉप ही नहीं है ना। इसमें इशू और भी होता है ना कि फॉर एग्जांपल अब चूंकि आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई एक डिफरेंट किस्म की वीडियो आपने वो सिर्फ देख ली, अब आपने सिर्फ चूंकि सामने आ गई थी, आपने वो देख लिया, समहाउ आपने 10, 15, 20 वीडियोस में कोई 2-3 ऐसी स्पेसिफिक किस्म की वीडियोस देख ली हैं, हालांकि आप देखना नहीं चाहते थे, बट स्क्रॉल करते करते वो आ गई हैं। अब नेचुरली आसपास बस वही कंटेंट नजर आना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा इस तरह का होता है, आप बात कर रहे होते हैं, मैं कहती हूँ वो कंटेंट आना शुरू हो जाता है उस लिहाज से। अच्छा देन अब जरा आखिर में हमें एक दफा रूटीन बता दो कि क्या होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है? बिकॉज देर तक उठना जो हम रूटीन समर वेकेशंस में देख रहे होते हैं, आई थिंक वो भी पता नहीं किसी हद तक मुझे सही लगता है। मुझे भी सही लगता है, थोड़ा बहुत बच्चे सारा साल जो है वो सुबह 7 बजे 6 बजे उठने की वैसे आदी तो होते ही हैं, बट आई जस्ट फील लाइक कि चले ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स अगर रख दिया जाए तो ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 11-12 बजे सो के उठ रहे हैं और आधा दिन जो है जाया कर दिया। तो थोड़ा सा बताएं सुबह क्या रूटीन होनी चाहिए सुबह से रात तक बच्चों की, ताकि वो टाइम टेबल अपनी एज ब्रैकेट के हिसाब से फॉलो करें। देखिए बेसिकली आजकल के ज़माने के बच्चे जितने भी हैं,
तो उनके लिए एक सिंपल चीज़ मैं कहूँगा कि उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। बड़ों का भी कम है। हाँ, वो बड़ों का तो है, पर बच्चों का और भी ज़्यादा कम है। हमें हर 5 सेकंड्स के अंदर कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए, तो इसीलिए स्क्रॉलिंग का एक एडिक्शन बन चुकी है। तो आजकल के बच्चे क्या है, वो मेरी बहन है फॉर एग्जांपल छोटी, तो वो सुबह उठती है, उसे अब आप कह सकते हैं कि उसको बस फ़ोन, तो वो एक फ़ोन की एक चाहत के अंदर वो सुबह 6 बजे उठती है। अच्छा। पर हाँ, ये मेरे पास भी यही सेम सिचुएशन थी। जब मेरी वेकेशंस होती थी तो चूँकि मेरे पास और कुछ होता नहीं था, तो अब इंस्टेड कि मैं नॉर्मली फॉर एग्जांपल स्कूल 7 बजे जाता हूँ और उसके लिए भी मेरी आप कह सकते हैं कि दिल नहीं करता था। तो क्या होता था कि मैं जब सैटरडे संडे होता था, मैं 6 बजे उठ जाता था खुद, और कहाँ डायरेक्ट कंप्यूटर के लिए चला जाता था, बैठकर बस वीडियोस देखना, बैठकर बस कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट चीज़ें देखना, ये मेरा काम होता था। और ये सारे बच्चों का आजकल के ज़माने के अंदर काम है। सो मेरा ये एक एडवाइस है कि जितने भी बच्चे बहुत सुबह उठते हैं वो ना करें, जितने भी बच्चे बहुत लेट तक सोते हैं वो भी ना करें। फॉर एग्जांपल बेस्ट टाइम है कि आप 9 से लेकर 10 तक आप उठें, फ्रेश हों, आप नहाएं, आप अपनी हाइजीन को भी चेक एंड बैलेंस रखें, आप इन सारी चीज़ों पर भी काम करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू ईट गुड। हाँ, एक और चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत बड़ा मस्ट है हर एक बच्चे के लिए। फिजिकल एक्टिविटी आजकल बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है बच्चों के अंदर। तो फिजिकल एक्टिविटी या करें, आप किसी स्पोर्ट को खेलें, अगर स्पोर्ट नहीं तो आप कोई ना कोई किस्म की एक्सरसाइज करें। फिर उसके बाद अपने टाइम को यूटिलाइज करें, आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चेक एंड बैलेंस के अंदर रखें, आप कुछ ना कुछ सीखें, आप कुछ ना कुछ लर्न करें। और फिर जिस तरह ही रात होती है, डोंट गो फार, क्योंकि 1 बजे 2 बजे सोने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि अगर आप वही टाइम अगर सुबह उठकर फिर से बैठेंगे, फिर से सोएंगे, फिर से बैठेंगे। बच्चे कहते हैं जी हाँ, मैं रात देर तक जागना, तो मेरा सवाल ये था रात देर तक क्यों जागना, टाइम पे सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाना, जो काम रात 12 बजे करना है वो सुबह कर लेना, इसमें क्या बड़ी बात है। तो एग्जैक्टली वक्त पे सोएं, क्योंकि हमने इस पे कुछ दिन पहले सेगमेंट भी किया था कि जब आप वक्त पे सोते हैं, रात की नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो सारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन्हें हील होना होता है, उसका एक टाइम है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी होती है, तो वो सेट रहनी चाहिए। और सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी ना हसनैन, वो ये कि सुबह उठ के आप जो आपने नहाना है, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, मेक योर बेड, अपने स्पेस को साफ रखें, तो ये भी आपकी तरबियत का जरा हिस्सा होता है। गंदा नहीं रहना। हाँ। ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज होती हैं जो कि बच्चे खुद करते हैं, इनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इस तरह के अपना बेड खुद बनाना, अपनी थोड़े थोड़े काम खुद करना, अपने फॉर एग्जांपल कपड़े हैं तो उन्हें नीटली फोल्ड करके रखना। बिल्कुल, ये छुट्टियों में इसलिए करना आपके लिए आसान है कि आपके पास ये आर्गुमेंट नहीं है कि आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज चलें पेपर्स के वक्त में या जब आपकी हेक्टिक रूटीन चले तब तो आप कह सकते हैं कि और कुछ ना सीखे, डिसिप्लिन सीखना बड़ा जरूरी है। बच्चों को आप भी खुद भी डिसिप्लिन हो, सबसे पहले से बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं, और उसके बाद जब डिसिप्लिन सीख जाएंगे तो बहुत टाइम होगा, जब पूरा दिन होगा ना आपके पास, तो फिर आपको पता होगा कि ठीक है आपने कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। तो समर वेकेशंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, इसको प्रोडक्टिव बनाएं, कुछ नया सीखें, डेडिकेटेड रहें, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करें। हमेशा हम डेली बेसिस पे बातें कर रहे हो तो उसकी वजह ये होती है कि बातें जब ज़्यादा होना शुरू होंगी तो ये बातें आपको क्लिक करेंगी और आपको समझ आएगी कि नहीं, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हसनैन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आप भी सुबह सुबह जाग कर आए, हालांकि अर्ली राइजर आई बिलीव। अर्ली राइजर, या ऑफ कोर्स आई एक्चुअली वेक अप अर्ली, क्योंकि कल आप लेट सोते हैं इसलिए आज थोड़ा सा बट बहुत शुक्रिया आपका। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है CSE पब्लिक अवेयरनेस मैसेज सेंसोडाइन। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में मेरे 3 असूल हैं, नजर, खबर और सब्र, जो बुनियाद बनते रहे हैं हमारे हर प्रोजेक्ट की साइट सिलेक्शन। ग्रीन पाम्स लाहौर, लाहौर का नया मरकज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स।
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वो टाइटैनिक जहाज भी इन्होंने ही बनाया था। अच्छा ना बताएं, नजर लग जाती है। 60 लाख दूंगा, इसमें डॉलर भी हैं। ओए अपना घर है यहाँ पे, मेरा मतलब कोई गैर महफूज नहीं है ये जेवर। मनूर चल तू अपना फोन अपने पास रख, ये भी रख। डैडी आप कहाँ थे? मैं आपको काफी देर से ढूंढ रहा था। आपकी हॉबी क्या है? चाबी? उससे मैंने करोड़ों रुपया लेना है। अच्छा किस बात का? हार्ट दे के वर्ल्ड को लो कौन डरे। लंबी जुदाई काले पीली जुल्फों के फंदे न डालो। दुबई नहीं है, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है। अच्छा न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। क्या आप गैर मेयारी तस्वीर, आवाज और सिग्नल से परेशान हैं? इन तमाम मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान टेलीविजन ला रहा है डिजिटल बॉक्स, जहां आप देख सकेंगे अपने पसंदीदा चैनल्स PTV होम, न्यूज, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड, बोलान और PTV नेशनल। HD तस्वीर, साफ आवाज, ना केबल का झंझट, ना किसी और खर्चे की फिक्र। आज ही 051-920-6813 पर कॉल करें और हासिल करें अपना मुफ्त PTV डिजिटल बॉक्स, या अपने करीबी PTV इस्लामाबाद, लाहौर या पिशावर सेंटर से राब्ता करें। PTV डिजिटल बॉक्स, हर तस्वीर, हर आवाज, हर लम्हा आपके साथ। अब ना फसाना, अपनी है कहानी, सबको है सुनानी, अपनी जुबानी। एक है अदाकार, दूजा बेकार, डीजे पे तो है बस उर्दू ही सवार। अम्मा पे तीनों को बयाने का बुखार, और इनमें भरी है लालच बेशुमार। यहाँ मिलेंगे सब रंग हमारे संग, ऐसे ना दूर जाइए। मिल गया एंटरटेनमेंट का खजाना, अब अंदर तशरीफ
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज का एक बड़ा मसला, यानी यूँ तो बहुत से मसाइल होते हैं, बट एक बड़ा मसला सोशल मीडिया के दौर में ये है मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन। कि हमारे यहाँ होता ये कि हमारे पास कोई भी रील आती है, कोई कंटेंट आता है, कोई पोस्ट आती है, हम कुछ देखते हैं, अच्छा हमें अगर लगे कि वो ठीक है, हमसे अलाइंड है वो चीज़, या हम वो शेयर करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि वो ऐसा मामला हो समहाउ, हम वो शेयर करते हैं और हम उसको चेक नहीं करते, हम वेरीफाई नहीं करते। लेकिन हमारा दीन भी कहता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन फैलाने से पहले उसको वेरीफाई करें, तस्दीक करें। बहुत ज़रूरी है कि तस्दीक की जाए। हमारे ये बड़ा मसला तस्दीक किए बगैर फैला रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, जो कि बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है उससे। सो इसमें एक उस्ताद का रोल क्या हो सकता है, माहौल का क्या किरदार हो सकता है, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें वो क्या कर सकते हैं। आज इस मौजूद पर हमें गुफ्तगू भी करनी है। अगर आपका कोई सवाल हो आप हमें व्हाट्सएप भी कीजिएगा, साथ हम ट्राई करेंगे उस सवाल में इनकॉर्पोरेट भी करें। हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद इनामुर रहमान साहब, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबा मैथ्स कम्युनिकेशन में 2008 से मुंसलिक हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, थैंक यू। सर आपके साथ कितनी दफ़ा होता है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है जो कि आपको देखते ही मालूम हो जाता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो धड़ाधड़ शेयर हो रही होती है? अब तो एक ये अनफॉर्चुनेटली एक रूटीन बन गया है, क्योंकि हम इतना यूज टू हो चुके हैं कि ये कंफर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन विद इन नो टाइम फिर वो उसकी सही मालूमात हो जाती है कि ये फेक न्यूज़ था। लेकिन उसको शेयर करने से पहले जो है ना सोर्स वेरिफिकेशन, और ये सोर्स वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स होते हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि इसके लिए जो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, हर बंदे के लिए। बिल्कुल। जिस तरह हम वो रेडियो के लिए कहते हैं कि 5 years to 55 years, तो ये फार्मूला उस पर भी अप्लाई होता है कि हर बंदे को ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये एजुकेशन होनी चाहिए कि उसको पता हो कि ये फेक न्यूज़ है कि ये ओरिजिनल। जिस तरह भी आपने बताया कि अपना मज़हब भी ये सिखाता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे, लेकिन मेन चीज़ जो है वो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी है। अच्छा, ये कैसे हम ये लिटरेसी दे सकते हैं लोगों को, स्पेशली आपके, मैं यूथ के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। यूथ यूनिवर्सिटीज़ में हमारी, और यूनिवर्सिटी में ही ऐसा ज़्यादा हम देख रहे होते हैं कि एक बंदे ने बात की सबकी तरफ, एंड सोशल मीडिया का दौर है और वही चीज़ सर्कुलेट कर रही होती है, बिकॉज ज़्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं तो ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से क्या किया जाए? ये हम चूँकि सारे स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया को तो यानी हर, अब अगर कोई बंदा कहे कि मैं मीडिया को अवॉइड करता हूँ तो ये एक गलत अप्रोच होगा। कि जब भी आप यानी आंख खोल लेते हैं तो आपका इंटरेक्शन मीडिया से शुरू हो जाता है, और जब आप सो जाते हैं तो इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में, ये स्कूल लेवल से शुरू हो जाता है ये लिटरेसी। मैं एक मिसाल दूंगा कि यूएस, आप पता है पूरी दुनिया पे उसका एक होल्ड है। उन लोगों ने वाशिंगटन में एक म्यूज़ियम बनाया है न्यूज़ियम के नाम से। अच्छा, म्यूज़ियम के नाम से। और मैं 2 मरतबा गया सिर्फ अपने वो जो एक प्यास थी उसको बुझाने के लिए कि यानी ये इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो उसमें रोज़ जो है ना यानी तकरीबन 15-20 स्कूलों के बच्चे आते थे गाड़ियों में, और उनको पूरा घुमाते थे, उनको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे, उनको पूरा कि मीडिया का क्या रोल है और मीडिया को किस तरह पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के नेगेटिव इस्तेमाल किस तरह होता है, और प्रोपेगेंडा क्या होता है। तो जो ही वो बच्चे बाहर आते तो उसके एक माइंड सेट हो जाता था कि भाई मीडिया को किस तरह पॉजिटिव यूज़ कर लेना चाहिए। तो इस तरह, जिस तरह भी आपने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में भी जब कोई डिस्कशन होती है या इस किस्म की जो एक प्लेटफॉर्म पे लोग कोई आइडिया जनरेट करते हैं, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो एंड पे वो आ जाते हैं कि यानी क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करना है, क्या गलत है। तो इसमें ये मेन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मीडिया लिटरेसी इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि अगर हो तो बंदे को विद इन नो टाइम आइडिया मिल जाता है कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ गलत है। और मीडिया लिटरेसी आप कह रहे हैं कि स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। बिल्कुल। आज के दौर में तो सर AI, जो हम इस पर अक्सर बात भी कर रहे होते हैं, अब तो बड़ा आसान हो गया है। कोई पोस्ट आपके सामने आई है, कोई तस्वीर आपके सामने आई है, कोई न्यूज़ आपके सामने आई है, तो आप उसे आराम से रिवर्स चेक कर सकते हैं, फैक्ट चेक हो जाता है अब तो आराम से। बट हम लोग करते नहीं हैं। ये जो हमारे अंदर एक बिल्ट हो गया ना कि बस हमने सिर्फ शेयर करना है विदाउट वेरीफाइंग। डू यू थिंक इट हैज़ समथिंग टू डू विद द लिटरेसी थिंग, या कि आपको लगता है कि हम बेसिकली शायद इसलिए शेयर करते हैं कि अच्छा रीच बढ़ जाएगी, व्यूज़ आएंगे,
सर्कुलेट होगी समहाउ? हम सोशल मीडिया पे यही तो देख रहे हैं। ये जब हम कर लेते हैं उसके बाद हमें एहसास हो जाता है। अच्छा। ये तो वाकई हमने गलत चीज़ एहसास हो जाता है? हो जाता है, बिल्कुल एहसास हो जाता है। माने या ना माने। हाँ, और इसका एहसास होने बड़ी बात है। ये बैकग्राउंड इसका ये है कि अब चूंकि फील हो रहा है हर जगह पे, तो यहाँ पे एक फ्रीडम नेटवर्क के नाम से एक इदारा है, अपने एक पूरी जितनी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी मीडिया डिपार्टमेंट्स को एक प्लेटफार्म पे जमा किया हुआ है, और अब सब उनको कहा जा रहा है कि आप लोग एक कोर्स डेवलप करें डिसइंफॉर्मेशन, और उन लोगों ने एक प्लेटफार्म ये बनाया हुआ कि केट के नाम से कि एक कोएलिशन अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन। ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रही है। तो अब हम सारे बैठ के जो है ना वो एक कोर्स डेवलप कर रहे हैं कि हाउ टू काउंटर डिसइंफॉर्मेशन। तो अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसी के साथ हम इसको शेयर करेंगे, फिर बाकायदा ये एक कोर्स का वो बन जाएगा, यानी 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स बन जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है, लेकिन आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये प्राइमरी स्कूल लेवल से होना चाहिए। जिस तरह यानी एक लेसन होना चाहिए कि मीडिया का क्या पावर है, मीडिया का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि मीडिया तो एक टाइम पे आपके साथ हीरो भी शेयर करता है लेकिन दूसरी साइड पे विलन भी शेयर करता है। लेकिन अब विलन के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फिर हीरो के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब तो ये नहीं है कि मैं विलन को देखता हूँ तो मैं उसको फॉलो करूँगा, लेकिन मीडिया की मजबूरी है कि कुछ डिफरेंस तो आपको दिखाएगा। तो अब ये जो प्लेटफार्म है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की यानी एक वो तैयार कर रहे हैं कि इसमें आपने एथिकल कंसिडरेशन को भी देखना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना होगा, और ये सोर्स वेरिफिकेशन को आपने ये करना होगा कि इसकी क्या प्रोसीजर है। तो ये सारी चीज़ें जब रेडी हो जाएगी तो फिर मेरे ख्याल में, क्योंकि ये तो एक इदारे की ज़िम्मेदारी तो नहीं है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। और जिस तरह मैंने बताया कि वी ऑल आर स्टेक होल्डर्स इन दिस प्रोसेस, तो हम सबको ये आगे बढ़ाना होगा। और जिस तरह ये चीज़ के सामने पेश हो जाएगा तो ये यूनिवर्सिटीज़ में आएगा और फिर ये कॉलेज लेवल पर भी शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ज़रा अपने अपने लेवल पे हर एक को काम करना वो बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज हम अपने लेवल पे काम नहीं, हमसे कहेंगे अच्छा जी कोर्स बन जाए, उस्ताद पढ़ा दे, पढ़ने के बाद जिम्मेदारी जो है वो आपके अपने ऊपर आई ज़रूर होती है। अच्छा सर, अब ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें उसमें तो चेक एंड बैलेंस होता है, ठीक है, एक काफ़ी हद तक हो जा रहा होता है। 100% तो ज़ाहिर कहीं पर भी आप मेक श्योर नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज कैमरा है, रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें तो रेगुलरिटी अथॉरिटीज़ हैं हमारे पास। बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया जो है उस पर तो हम सब बड़े वल्नरेबल हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात अब देखिए व्यूज़ के चक्कर में कुछ ऐसे चैनल्स हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रही, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो जो कैप्शन लिख दी जाती है उस कैप्शन को आप क्लिक करते हैं और स्टोरी को ऐसे नरेट किया गया हुआ होता है कि लिटरली मेरी अम्मी घर बैठे हुए अक्सर मुझे कह रही होती है जो फलाना एक्टर है ना उसके घर में ये हुआ है, तो मैं कहती हूँ आपको कैसे पता कि उसके घर में ये हुआ है, तो वो कहती है नहीं वो उस चैनल पे ये बताया था। तो मैं ये बता रही हूँ कि हमारी जहन साजी इस तरह से कर दी गई है, स्पेशली जो मासूम जनरेशन अभी है हमारी, चले हम तो एक हद तक हमें पता होता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, बट वो जो एक मासूम जनरेशन है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं, जो कि घर बैठे लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह से स्ट्रैटेजिकली जो है वो चीज़ों को मोल्ड किया जा रहा होता है। इस तरह भी आपने देखा होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का बैकग्राउंड में पूरा सोशल मीडिया का एक बड़ा सेटअप होता है और उनकी ये कोशिश होती है कि दूसरे के ख़िलाफ़ किस तरह हम न्यूज़ बना लें, यानी हम अपने वो किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे यानी मतलब है कि जो भी यानी एक सोसाइटी में एक बंदे का रोल है, इंक्लूडिंग यू पीपल, कि वो आगे आए और इन चीज़ों को डिस्कस करें कि सोशल मीडिया में तो ठीक है आपको लाइक्स, व्यूज़ और ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन इसका जिस तरह भी आपने बताया कि हमारा जो कमिंग जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर है, उस पर क्या असर होगा। तो अब अगर एक मरतबा जिस तरह भी मैंने बताया कि जो मीडिया लिटरेसी का ये आम हो जाए, और दूसरे हमारे जो बड़े हैं जिसमें मेन रोल जो है पॉलिटिशियंस का है, टीचर्स का है, उनको बताया जाए कि स्ट्रिक्टली इनको डिस्करेज करें कि क्या चीज़ जो हमारे फ़ायदे के लिए है उसको प्रमोट किया जाए और जो हमें नुकसान देता है उसको स्ट्रिक्टली डिस्करेज किया जाए। बिल्कुल ऐसे, और इसमें प्लेटफॉर्म्स का भी तो रोल है। अब तो देखें बड़ा आसान है प्लेटफॉर्म्स के लिए, मैं फिर कहूँगा AI का इस्तेमाल करते हुए, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यू नेम इट, कि आप AI के थ्रू बस
आपके पास फिल्टर होना चाहिए कंटेंट। अच्छा, क्या चीज़ फेक है जो कि इस वक्त सर्कुलेट हो रही है, वो फौरन से उस एल्गोरिथम्स ऐसे होने चाहिए कि उसमें बैरियर्स लगें। हम उस तरह भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। मतलब मैं ये नहीं समझता कि उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं होगी, आई एम श्योर कि होगी बिकॉज एआई का दौर है हम, लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि जिस तरह आपने ये जो बताया फिल्टर्स का, बैरियर्स का बताया, लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया में मसला ये है कि अब हर बंदा जो है वो प्रोड्यूसर भी है, वो सब एडिटर भी है, वो एडिटर भी है, वो जर्नलिस्ट भी है। तो अब हमने हर इंडिविजुअल को पहुंचना है, और ये इसी सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये। और दूसरी बात यह है कि अब ये जो हम पाबंदी का या इस किस्म के इसको लिमिट करने का, ये लिमिट नहीं हो सकता। ये तो डे बाय डे जो है ना इसका यूज़ इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन इसमें जितनी भी रिफाइनमेंट आएगी, जितनी भी इम्प्रूवमेंट आएगी, तो सूनर द बेटर वाली बात है, और हम सब ने इसको करना होगा। और दूसरी बात है कि जो नेगेटिव यूज़ करने वाला है, अगर उसको एहसास हो जाए कि मुझे हर जगह से डिस्करेजमेंट मिलती है, तो वो खुद ब खुद जो है ना वो फिर वो आवाज़ जो है ना साइलेंट हो जाएगी। और फिर इंटरनेशनल सीन पर भी हम देख लें कि ये हर मुल्क का मामला है। मसला है। क्या ये मसला सिर्फ इस खित्ते का है? मैं पाकिस्तान भी नहीं कहता, ये एक यूनिवर्सल वो है, लेकिन हर मुल्क जो है ना अपने लेवल पर, जिस तरह भी मैंने आपको बताया यूनाइटेड स्टेट्स का, कि वो बच्चों को किस तरह मीडिया के लिटरेसी से अवेयर करते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि मीडिया का क्या पावर है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि आजकल तो इवन जंगें भी मीडिया ही के थ्रू, जिस तरह ये 5th जनरेशन वार जंग का आपने हवाला भी दे दिया। आप उसमें देखें ना कि अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें, जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहे वो, कि पूरी पूरी रात पूरा मुल्क की तबाह करते रहे, और किसी एक शहर को जहाँ पे समंदर लगता नहीं है उसको साहिली शहर भी कह दिया, और पता नहीं कौन कौन से स्टेडियम्स तक पहुंच के जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाद में मैच करके दिखाए, हाँ पोर्ट सिटी लाहौर को कह दिया। सो माय क्वेश्चन है कि वहाँ की, लेकिन ये अच्छी बात है कि देखें वहाँ की भी जो आवाम है उन्होंने रिएक्शन शो किया बाद में, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि जो मीडिया ने किया ये गलत किया है। अच्छा, उनके एक्टर्स ने काफी शोर मचाया, उन्होंने इसको बड़ा और वो इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गया ये सारा ड्रामा जो उन लोगों ने रचाया था। तो अब आप देख ले कि अब लोग बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे कि देख ले, यानी ठीक है सोशल मीडिया का तो वो लोगों को मैसेज पहुंचता है, लेकिन अब आप देख ले जिस तरह आप लोगों ने ये रिएक्शन के बारे में बताया ना, तो अब वो खुद इतने पछता रहे हैं कि हमें इतना वो नहीं कर लेना चाहिए था। लेकिन ये दिस इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कि अब जब इसका नेगेटिव यूज़ लोग करेंगे तो लोगों को एहसास होगा कि भाई ये तो लोग कंफर्म भी करते, वेरीफाई भी करते, जिस तरह भी आप लोगों ने बताया कि उन लोगों ने जिस तरह नहीं, देखिए लोग कंफर्म वेरीफाई नहीं करते। देखिए फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अगर खामोश रहता तो फिर उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हुआ है। ये तो देखें उन्होंने झूठ इतना फैलाया कि उस सच का गुमा वहां होने लगा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन की मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी एंड सोशल मीडिया पे भी, सो उसकी वजह से हम उसे काउंटर कर पाए। अच्छा, हमने मिस इन्फॉर्मेशन शायद कोई इक्का दुक्का देखी होगी, बड़ी कम, वाकई आप सही बात करें, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे हर इंडिविजुअल ने, हर बंदे ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, और इसको अब मेरे ख्याल में फॉलो भी कर लेना चाहिए था, और बाकी जो करिकुलम का हिस्सा बना लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल कोर्स बन रहा ना सर, कैड आपने कहा है ना, कोर्स अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन, इसमें सर इसको कोएलिशन अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन एक चैप्टर होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया एस्केलेशन में इंडिया का क्या रोल रहा, मिस इन्फॉर्मेशन का बाप कैसे इंडिया बना। बिल्कुल ये बात सही है। और जिस तरह पाकिस्तान स्टडीज वाले कह रहे हैं कि एक नया चैप्टर क्रिएट हो गया बुनियाद मरसूस के नाम से, तो ये जाहिर है एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पाकिस्तान स्टडीज में आ गया कि इसने, क्योंकि उनका जो प्लान था वो तो कुछ और सोच रहे थे, जिस तरह ये 65 में सोचा था, तो वो तो बिल्कुल उलट हो गया। तो अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये जो कोएलिशन अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन है, ये उसका एक इम्पॉर्टेंट वो होना चाहिए कि इस किस्म का इस्तेमाल जब हम करते तो उसके ये रिजल्ट्स भी आते हैं जिसमें पूरा मुल्क फिर बदनाम हो गया। ये तो बल्कि इंटरनेशनल कोर्स होना चाहिए, मैं कहता हूँ। बिल्कुल, आई एग्री, पूरे ग्लोब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा सजेशंस दे दी। हाँ, इंटरनेशनल होना चाहिए। प्लस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बुनियाद मरसूस की बात आपने कर दी, हम सबको बनना है बुनियाद मरसूस, सीसा पहले दीवार अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, एज एन इंडिविजुअल, एज एन अथॉरिटी, जिस भी कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं, हमें बनना है बुनियादुल मरसूस, ताकि हम वाकई साबित कर सकें और दिखा सकें पूरी दुनिया को कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन के आगे आपको सीसा पिलाई दीवार बनना होता है, एक बैरियर बनना होता है, एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनना होता है। बहुत सारी जिंदगियां तबाह होती हैं, हमने देखी हैं इससे। आप मैं इसको जरूर एड्रेस करना चाहूंगी इस बात को, और वो ये है कि कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ज्यादा होती है।
ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए इदारे हैं, काम भी कर रहे हैं, बात भी हो रही है, जो कि हमारी तरफ से स्टिल एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट जाना चाहिए। बट ऑनेस्टली कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो बहुत आम हो गई है। और हम क्या करते हैं कि किसी ने एक लड़की के बारे में या किसी एक लड़के के बारे में कोई भी बात अगर सोशल मीडिया पे लिख दिया है, या कोई ऐसी डीप फेक के थ्रू वीडियो जो है वो सर्कुलेट करना शुरू हो गई है, कोई ऐसी पिक्चर्स जो है वो अगर सामने आना शुरू हो गई हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्टॉप नहीं करते वहाँ पे, हम उसको बिल्कुल उसके आगे खड़े नहीं हो जाते कि ठीक है हम बैरियर बन जाएं ताकि ये कंटेंट जो है वो आगे सर्कुलेट ना करें। हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप पे उसको स्प्रेड करते हैं, उसके बाद हम उसको शेयर कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और हमारे एक तरह से देखा जाए ना एक ज़मीर भी नहीं हमारा जाग रहा होता कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज किसी की ज़िंदगी का सवाल है। और हमने बहुत सारी ज़िंदगियाँ ऑनर किलिंग्स में जाते हुए देखी हैं, बिल्कुल ऐसे और ज़्यादातर जो उनका कॉन्टेक्स्ट निकलता था वो क्या था जी, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, कि ऐसा कोई कंटेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि लोगों ने इतना उसको फैलाया होता है, या कोई शख्स खुद ही इतना हार चुका होता है ज़िंदगी से कि वो कहता है अच्छा अब ये इतना कंटेंट फैल चुका है, ये इतना गलत कंटेंट जो जिसमें सच्चाई भी कोई नहीं है, वो इतना ज़्यादा फैल चुका है कि उसमें हमें नहीं पता कि हम किस किस को जाके अपनी सफाई। सही बात है। और इसमें सभी ने बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज भी किया है। इसमें हमने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी देखा है, हमने ब्लास्फेमी के ऐसे बहुत से केसेस भी देखे हैं कि जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, बहुत सारे केसेस हमारे सामने, चीज़ों पे बात नहीं होगी तो फिर बात करेगा कौन, ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी, तो इन पे बात करना ज़रूरी है। और आपको भी बात करना चाहिए, अपने इलाकों में बात करें, अपने घरों में इस बारे में बात घरों में बात करें, अपने बच्चों के साथ बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप तो एज अ टीचर ज़ाहिर है अपने बच्चों के साथ भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, आप कोर्स भी माशाल्लाह कोएलिशन अगेंस्ट डिसइन्फॉर्मेशन पे काम करें, विच इज़ वेरी गुड के इस पे काम हो रहा है। बट एज एन इंडिविजुअल हम सबको भी काम करना है अपने आसपास के, बी द बैरियर। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पे हम बात कर रहे थे। So ये the bottom line is कि be that बुनियानुल मरसूस, that सीसा पिलाई दीवार, that barrier against misinformation। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। ग्रीन पाम्स लाहौर, an eco-friendly lifestyle, a secure investment, और वो भी फ्री लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ग्रीन पाम्स लाहौर, लाहौर का नया मरकज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। जानने की बच्ची मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं मेरे 500 लेके भाग तो नहीं गई? मुझे नसीहतें मत करो, घर से भाग के सीधा तुम्हारे घर आ रही हूँ। क्यों? तूने कुछ महसूस किया है? तो ये घर का माहौल नहीं तुझे अच्छा लग रहा? नाज़नीन गई है ना घर से, अब बेबे का राज। मेरी फुप्पो आ रही है। मेरी वाली फुप्पोरा है जो हर शय में नुक्स काटती है। हमारी लेडीज जो है ना वो गैर मर्दों के सामने नहीं होती। हाँ खामोशी, किसी खतरे की अलामत है। चांदनी है ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ फोन कीता लैंड नहीं आया स्टेशन तो की समझा। अब होगा मेरा टारगेट पूरा। एक्सक्यूज मी, कौन हो मैडम? साइड पे हो। चलो बकवास बंद करो और किचन से निकलो। आज से ना सारे कार का कंट्रोल मेरे पास होगा। यार रात इंटरव्यू करना शुरू कर दिया, कुछ खाने का नहीं पूछोगी? वैसे अकलमंद लोग ना घर से खा के आते हैं। ये वो लिस्ट है जो मैं पूरा महीना माँ पुत्रों को भूखा नहीं मरने दे।
मर गई। चिली सॉस, चिली सॉस, चिली सॉस, चिली सॉस, चिली सॉस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात आपके मेरे पीटीवी होम पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। इससे पहले कि मौजू की तरफ बढ़े, जो मैसेजेस हैं आपके आ चुके हैं, कुछ मैसेज हम शेयर करते हैं बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। बिलाल हैं हाफिजाबाद से, आपका मैसेज शेयर करते हैं। लिखते हैं हमारे हाफिजाबाद में एडवेंचर वैली पार्क है, हम उधर जाकर बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे हाफिजाबाद का सबसे मशहूर पार्क है। तो आपने की है मार्केटिंग इस पार्क की, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। महरी, वाओ इट्स नाइस नेम। महरी हैं हजरों से। हमारे घर के पास जियारत है, वहाँ बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत पुराने दरख्त भी हैं। दरिया के पास होने की वजह से ठंडी हवाएं आती हैं। ऐसी जगह पर वक्त गुजारना बहुत सुकून देता है। जगह तो कौन सी है जी? जियारत उन्होंने कहा है हजरों में। मैं तो मतलब आपने समंदर के पास होते हुए ठंडी हवा आती है, वैसे माहौल की बात कर रही हूँ कि ऑब्वियसली कितना प्यारा पुरसकून से एक फीलिंग आ रही है आपके मैसेज से। तो आई एम श्योर कि आपको वहाँ पे बड़ा सुकून मिलता होगा। अच्छा जी, सानिया ने जोहराबाद से हमें मैसेज भेजा है। सानिया कहती हैं कि मेरे लिए सुकून की जगह मेरी प्यारी बीजान मेरी नानी का घर है। मिलने का वो कहती है उनके घर जाने के लिए और रहने के लिए मुझे गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार होता है। और कहती हैं मैं बहुत बार उनके घर जाती हूँ और कभी कभी उनके घर से ही। अच्छा जी, वो कह रही है मुझे समर वेकेशंस का इंतजार नहीं करना पड़ रहा होता उनके घर जाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनके घर जाती हूँ और अक्सर तो ये होता है उनके घर जाती हूँ और वहीं से मैं स्कूल चली जाती हूँ। क्या बात है सानिया, वैसे आप बहुत लकी हैं कि नानी का घर आपके घर से बहुत ज़्यादा करीब है। सानिया की अम्मी भी बहुत लकी है ना, फिर वो भी बहुत लकी है कि जाहिर सी बात है उनकी अम्मी का घर जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा करीब है। सो ये इट्स अ ब्लेसिंग आई थिंक। तो थैंक यू सो मच, आप सबने हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजे। अभी मैसेज और भी थे, लेकिन हमें बढ़ना है अपने अगले सेगमेंट की जानिब। कल का टास्क देंगे, कल हम कोशिश करेंगे कि एक ज़्यादा चंक जो है वो परसों का एक ज़्यादा बड़ा चंक जो, क्योंकि कल बड़ा स्पेशल डे है और वो स्पेशल ट्रांसमिशन भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात को हमने दावत दी हुई है और जाहिर सी बात है वो जो कल का जो हमारा एपिसोड है वो आप सबके लिए बहुत चलना कल की कल देखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, आज की आज देखते हैं। और आज जो हमारा सेगमेंट है बड़ा ही जबरदस्त है। उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान के यंगस्टर्स कुछ इनोवेशन लेकर आते हैं, कुछ नया काम करते हैं
और वो स्पेशली जब इस माहौल के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी खुशी हो रही होती है। स्पेशली क्लाइमेट चेंज ये एक ऐसा अब चैलेंज बन चुका है, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट ग्लोबली अगर देखा जाए, तो ये इतना बड़ा एक चैलेंज बन चुका है कि जिससे निपटना अब काफ़ी हद तक जो है वो मुश्किल दिखाई ज़रूर दे रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाए। स्टेप छोटा नहीं है, स्टेप बहुत बड़ा है। हम क्या होता है जी, प्लास्टिक फेंक देते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं, हम कहते हैं इसको जी रिसाइकिल करो। अब रिसाइकिल अगर उसको किया जाए, किस बेहतर अंदाज से इन्होंने रिसाइकिल किया है वो हम आपको बताएंगे। ये बल्कि मेरे पास मैं वही कह रही हूँ, जरा दिखाएं जरा। सो प्लास्टिक वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये प्लास्टिक को रिसाइकिल किया इस प्यारे अंदाज में कि इतना खूबसूरत सा ये पॉट बन चुका है, और इस तरह से बहुत से मटेरियल्स, बहुत से और बल्कि प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। जो इन्होंने टाइल एक बनाई है ना, वो टाइल अगर मैं दिखाऊं आपको, ऐसे ऐसे कैसे ये ओके। सो इसमें आपको बताएं जी कि जो टाइल्स इन्होंने बनाई हैं वो कंक्रीट की टाइल से ज्यादा मजबूत हैं, 1.5 गुना 1.5 टाइम्स ज्यादा मजबूत हैं जी। बिल्कुल उनका क्लेम है, फॉर श्योर उन्होंने चेक उसे कराया होगा। इनकी जो कंपनी है वो 100 किलोग्राम प्लास्टिक को डेली बेसिस पर रिसाइकिल करते हैं। दैट मींस अगर हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करें कार्बन एमिशंस को, तो 157.5 किलोग्राम कार्बन का जो ये खराज है उसे कम कर दिया जाता है। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं कशफ अख्तर, ताल्लुक है सरगोदा से इनका, इस्लामाबाद में काम कर रही हैं। 2023 से माशाल्लाह इन्होंने काम स्टार्ट किया है, और वो टाइल भी हम आपको दिखाएंगे। कशफ को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सो गुड टू हैव यू। बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। यानी ये जो क्लाइमेट चेंज पे हम अक्सर चूंकि बात कर रहे होते हैं, उसमें हम भाग रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं जो कशफ ने किया है। सो शेयर योर जर्नी विद अस कशफ, कैसे स्टार्ट किया, हाउ डिड यू कंसीव दैट आइडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है इसका, वो तो कैसे आया था। आपने नोट किया होगा कि जब भी हमारे पास कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा होता है, अगर गार्बेज पिकर उसको नहीं पिक कर रहा, तो हमारे पास एक बड़ा आसान सा नुस्खा है कि हम पकड़ेंगे माचिस की तीली और जला देंगे। एंड यू विल सी इट एक हर कोने पे कि कहीं ना कहीं वेस्ट जल रहा होता है ओकेजनली, ख़ास तौर पे हमारे हाउस होल्ड्स के एरिया जितने भी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक अच्छा सेक्टर है पाकिस्तान में, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। बहुत कम लोगों को पता है। हमारी तो यहाँ पे वो रिसाइकलिंग होती है जो इंटरनेशनल भी नहीं होती। अच्छा। हम कुछ भी नहीं फेंकते हैं सच के। एक तो घर में हम पहले तो उसको रीयूटिलाइज करते हैं। होती है ना, आप आइसक्रीम के डब्बे से शुरू करें ना जरा। घर में तो हम करते ही करते हैं ना। उसके बाद बाहर भी जाती है ना, तो वो कभी आइसक्रीम का डब्बा आपको कचरे में नहीं मिलेगा। गार्बेज पिकर विल पिक इट अप बिकॉज ही कैन सेल इट। तो आपका वेस्ट वो रिसाइकल हो रहा है जो बिक रहा है, सही है। लेकिन देयर इज अ सर्टेन टाइप जो ना बिक रही है ना रीयूटिलाइज हो रही है। दैट इज मेनली हार्ड टू रिसाइकल प्लास्टिक्स। उसमें हमारे पास आते हैं शॉपिंग बैग्स। मल्टी लेयर पैकेजिंग एक टर्म को कहते हैं कि आपकी कॉम्प्लेक्स जितनी भी फूड की रैपिंग्स है ना, वो आपका लेस का पैकेट है या कोई चिप्स का पैकेट है या आपका कोई दूध का पैकेट है, वो नहीं रिसाइकलिंग में जाता सही से। आपने देखे होंगे कि जितना अब जो भी थिन फिल्म देखेंगे ना, वो कहीं ना कहीं वेस्ट में चली जाती है। तो मैंने ये देखा यार ये जलता क्यों है, बिकता भी है, इसका सिस्टम क्या चल रहा है ना यहाँ पे। और पाकिस्तान में तो वेस्ट का एक प्रॉपर माफिया भी है। हमने स्टार्ट किया इस पे रिसर्च करना प्रॉपर। वी डिड मेनी सर्वेज, वी विजिटेड ऑल द लैंडफिल्स दैट आर इन इस्लामाबाद। सो वी फिगर्ड आउट कि यार दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज दिस समथिंग। जैसे हार्ड टू रिसाइकल प्लास्टिक्स, फिल्म्स वाले और शॉपिंग बैग्स, थैलियाँ, ये एक मसला है हमारे लिए। हुकूमत ने इसको बहुत कोशिश की है बैन करने की, वो कोशिश कर भी रहे हैं, बट आप इसको नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हो अपनी हमारी लाइफ से। तो अब क्या किया जाए? इसको हमने एक नई जिंदगी देनी है। वी कॉल इट अ सेकेंड लाइफ टू दिस प्लास्टिक। उसके लिए हमने सोल्यूशन बनाया कि यार इसको अब हमने कन्वर्ट तो करना है। एंड यू कैन सी द प्रोडक्ट जिसके अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। वन इज द वॉल क्लैडिंग, द सेकंड वन वाज द प्लांटर। तो ये वॉल क्लैडिंग जो आप देख रहे हैं, जिसको आप टाइल्स के तौर पे फ्लोर पे और वॉल पे लगा सकते हैं। कशिफ बैक साइड भी दिखाएंगे। अच्छा, बैक साइड सी इट हैज ग्रूव्स सो दैट इट कैन फिक्स हो जाती है। या फिक्स इट। एंड आप इसको इंटरलॉकिंग तरीके से भी लगा सकते हो सो दैट कस्टमर कैन सेव कॉस्ट। तो हमने आइडिया को टाइल्स या प्लांटर्स में कन्वर्ट किया। इट कैन हैव मेनी अदर यूज केसेस, लेकिन फ्रॉम दैट्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। इसको अच्छा ऐसे स्टाइल को एक्सप्लेन करें कशिफ आप, कि जो प्लास्टिक कौन सा इस्तेमाल होता है इसके लिए, कौन कौन सा प्लास्टिक, फॉर एग्जांपल क्या कैप्स, बॉटल कैप्स, या सिर्फ जो प्लास्टिक के थैले होते हैं, क्या क्या प्लास्टिक इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, कितना प्लास्टिक लगता है इसमें, प्रोसेस बेसिकली पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से इसको इसकी बाइंडिंग होती है, किस तरह से बनती है।
तो पहले तो हम आते हैं प्लास्टिक के ऊपर। इसके अंदर जाता है शॉपिंग बैग्स, आप कह लो थैलियाँ जितनी भी हैं, ठीक है। मेनली जो ब्लू कलर हम निकालते हैं, इसके लिए ब्लू थैले हम लेते हैं। ओके। मतलब आते हैं हमारे पास, सेग्रीगेशन हम उसकी कर देते हैं। ठीक है। पहले वेस्ट आता है, हम उसको कलर्स के वाइज सॉर्ट करते हैं ताकि वो हम उसमें यूनिक टचेस दे सकें। ठीक है। उसके बाद जी हम इसके अंदर डालते हैं कंस्ट्रक्शन के कुछ फिलर्स, ओके, जो उसके साथ उसको बाइंडिंग में जो करते हैं। अब आप देखिए प्लास्टिक यहाँ पे बाइंडर है, क्योंकि हम प्लास्टिक को, इस सारे सिस्टम को करते हैं हम मेल्ट। हम मेल्टिंग करते हैं तो प्लास्टिक पिघलता है, ये बाइंडर के तौर पे एक्ट करता है, दूसरे फिलर को जाके एब्जॉर्ब करता है, एडजस्ट करता है उसके साथ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक हीटेड मिक्सचर बन जाता है। जैसे हमारे पास आटा नहीं होता, आटे जैसा हीटेड मिक्सचर होगा वो। क्रश पार्टिकल्स गर्म होके मेल्ट होके बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं आपस में। ठीक है। उसके बाद वी हैव अ कंप्रेशन मशीन, जो उसको, जो भी आप उसको शेप देंगे वो आप उसको शेप दे दोगे। हाँ, सो दिस इज द सोल्यूशन। अच्छा, हाँ, जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये रिलायबल भी ज्यादा है, जरा इस हवाले से बताएं कि क्या इसको टेस्ट किया गया है, किस लेवल पे इसको टेस्ट किया गया है? हाँ, तो हमने इसके 4 प्रोडक्ट्स डिप्लॉय किए हैं विद इन अ ईयर, और रिलायबिलिटी इसकी आती है, इट हैज थर्मल इंसुलेशन। ये आपको, इट्स अ मीडियम इंसुलेटर, आप जब भी इसको वॉल्स पे लगाओगे इट विल गिव यू सर्टेन 4 to 5 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, एंड दैट इज अ लॉट। वाकई में। हाँ, उसके बाद जी आप, दूसरा इसका पॉइंट है कि ये कंक्रीट टाइल्स से मजबूत है। आपकी कंक्रीट की टाइल्स भी लगती होती हैं फॉर फ्लोरिंग, और कभी कभी वॉल क्लैडिंग पे भी स्टोन के अल्टरनेटिव, जो हम स्टोन लगाते हैं ना, हर कोई नहीं अफोर्ड करता स्टोन, तो वो कंक्रीट के भी टाइल लगा देता है, आ जाती है। इट इज 1.5 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट। ओके। इट इज 20% लाइटर इन वेट, so it reduce a lot of transportation cost. Logistics is a huge issue in Pakistan. You know, petrol prices, and now there are tariffs, taxes. तो वो कॉस्टली हो जाती है। लेकिन अब बताएं कि अगर यही टाइल है और इसके साथ कंक्रीट की टाइल रखी हुई है, कॉस्ट में क्या फर्क है? So the product is at market price along with value addition. हम जो market prices होती हैं उसी पे रहते हैं, but we add value for the customer and we also provide them customization. मतलब for example you have a brand, तो हम आपको ब्रांड थीम्स के टाइल्स देंगे जो आप अपने सेगमेंट्स पे लगाएं, आप आउटडोर उसके लिए ब्रांडिंग करें। अच्छा, लोग करते हैं, मतलब अभी मैं ये पूछना जरूर चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि पूरी दुनिया एक आइडिया को अडैप्ट कर चुकी होती है, बड़े प्रैक्टिकल उसका यूज हो रहा होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी पता नहीं पक्की है कि कच्ची है टाइल, ठीक है, ये हमारे दिमाग में, हमारे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। सो क्या एक्सेप्टेंस आ गई है? ये बहुत सीरियस इशू है। हमने भी 4 डिप्लॉयमेंट्स किए एक साल में, 1 by 1। अब होता ये कि दे हैव द राइट कंसर्न कि यार कभी यूज़ नहीं हुई, कभी चली है, लगेगी, आंधी आ गई तो क्या होगा, बारिश होगी तो क्या होगा। तो उसके लिए फिर हम उनको रिजल्ट्स दिखाते हैं कि ये देखिए इसको 1 साल हो गया है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, आप विजिट कर लें, और हमको पिक्चर्स दिखाते हैं। नाउ देन दे बिलीव इन इट, एंड जो आर्किटेक्ट्स हैं they are, आप कहें the best supporters of it, because if they believe in it तो वो फिर आगे भी। को। अच्छा कशिफ, आपने विजिट किया होगा फॉर श्योर अतातुर्क एवेन्यू, जो कि प्लास्टिक रोड के नाम से भी मशहूर है। उसकी एक साइड जो है, लेफ्ट साइड, जो कि वो सारे प्लास्टिक को यूज़ करके उसको बनाया गया है, वो भी इसी तरह से प्लास्टिक का यूज़ है कि उसकी भी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी की बात हम करते हैं। इट्स अ सेम थिंग? नहीं, काफ़ी लोग हमें इसी से रिलेट करते हैं। ओके। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डिफरेंट है। वो प्योरली पेट बॉटल्स पे था बिकॉज इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रांड। ठीक है। तो दूसरा ये कि उसको आप वो मेल्ट करके ना हाई टेम्परेचर्स पे लुक बना के डालते हो। ओके। व्हाट डिफरेंशिएट्स अस इज कि हम उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाते हैं। ओके। 120 डिग्री सेल्सियस से हम ऊपर अपने मटेरियल को नहीं लेके जाते हैं। इट सेव्स कार्बन एमिशन, इट सेव्स अ लॉट ऑफ बर्निंग। तो ये मेन डिफरेंस है। सो डू यू हैव अ मशीन, राइट? जिस मशीन, तो एक ही मशीन है, उसमें सब प्लास्टिक डालते जा रहे हैं और चीज निकलते जा रही है? Unfortunately not, because मैनुअल सिस्टम है थोड़ा सा। आई ओन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उधर हम पहले एक स्टेप पे क्रशिंग करते हैं, दूसरे पे हम उसकी मिक्सिंग मेल्टिंग करते हैं, तीसरे पे हम कंप्रेशर करते हैं। ओके, सो आपके पास 3 सेटअप्स हैं बेसिकली। क्योंकि हमने कुछ मशीन्स देखी हैं, आई डोंट नो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, रील्स में ही देखा होता है कि वो एक मशीन्स होती हैं, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द कंट्री, जहाँ पे एक मशीन है वहाँ पे पेट बॉटल्स डाल रहे होते हैं और उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट छोटा सा निकल रहा होता है। वो लाइंस, वो पेट बॉटल की लाइंस बन के उससे प्रोडक्ट बनता होगा। दैट इज अ मशीन।
लेकिन ये वो वाला ये सेटअप वो नहीं सेटअप नहीं है, इसमें आपको मैनुअली करना पड़ता है। इसमें पहले क्रशिंग हो रही है, फिर मेल्टिंग हो रही है, फिर मोल्डिंग हो रही है। हाँ। ओके, तो आप लोग क्या कचरे से मतलब वहीं से सिर्फ सोर्स कर रहे हैं, या कि आप लोगों में अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से काम भी करें कि अच्छा वो पहुंचाएं अपना प्लास्टिक वेस्ट आप तक? हमारे पास अभी जो वेंडर्स हैं वो ज़्यादातर हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लोग जो ऑलरेडी वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। सो पाकिस्तान में बड़ा मजे का सिस्टम है, वेस्ट कलेक्शन और मैनेजमेंट कोई और करता है, रिसाइकलिंग कोई और करता है। मैनेजमेंट वाला अपना वेस्ट को सेग्रीगेट करेगा और रिसाइकलर को बेचेगा, और जितने हाई प्राइसेस पे बेच सकता है वो बेचेगा। अब वेस्ट मैनेजमेंट एक गोदाम टाइप होता है जहाँ आप वो कर रहे हो सेग्रीगेशन, उनके पास एक टाइप बचती है जो किसी को वो बेच नहीं सकते हैं, वो हम उनसे उठाते हैं। पहला हमारे पास वेस्ट की ये स्ट्रीम है, दूसरी वी हैव पार्टनर्ड विद बिग यूनिवर्सिटीज जिनसे हम वहाँ पे सेग्रीगेशन यूनिट लगा के वेस्ट उठा रहे हैं। लगा देते हैं? हाँ, हमने सेग्रीगेशन यूनिट उनको लगा के देना है और वहाँ से फिर वेस्ट उठाना है। सेकंड, नंबर थर्ड पे हम आएंगे हाउस होल्ड्स पे कि यार आप हमें इतने नंबर ऑफ बैग्स दो पर मंथ या पर वीक, और हम आपको इन रिटर्न प्लांटर्स दे देंगे, बिकॉज प्लांटर इज समथिंग दे कैन कीप इन देयर हाउसेज। एक टाइल का वो कुछ नहीं कर सकते, सो दैट इज अ कमोडिटी। एग्जैक्टली, प्लांटर्स के भी देखिए कितने जबरदस्त स्टाइल्स और पिक्चर्स, वो हम पिक्चर्स भी साथ साथ दिखा रहे थे कि कितनी खूबसूरती से वो बनाई गई। जी अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे कि इसमें ज़ाहिर है जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके साथ तो कोलैबोरेशन हो सकती है। अब तो ज़ाहिर सोसाइटीज़ का अपना एक पूरा सिस्टम होता है वेस्ट कलेक्शन का, अगर वही आपसे कोलैबोरेट करें, वो सेग्रीगेशन के बाद आप तक वेस्ट पहुंचा दें, प्लास्टिक वेस्ट, तो आई थिंक ये ज़्यादा आसान हो जाएगा कि ज़ाहिर उन्हें डंप तो करना है ना कहीं ना कहीं, उनके लिए भी आसान हो जाएगा ना। हाँ, इस पे कुछ कोलैबोरेशंस चल रही हैं बिकॉज मॉडल इज फीजिबल नाउ। वी हैव डन आवर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट विद आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी भी सोसाइटी के लिए लगा सकते हैं और हम डेली टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल कर सकते हैं। ओके, क्या मुस्तकबिल में पूरा पूरा घर तो नहीं इस प्लास्टिक का बन जाएगा? हाँ, डेकोरेशन टाइप में सारा कुछ बनेगा इससे। हम अभी ब्रिक्स पे नहीं है, बट इन फ्यूचर वी विल बी ऑन ब्रिक्स। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो हमने काफी कुछ केसेस, कुछ ऐसी एग्जांपल्स हमने शेयर की थी कि जहाँ पर प्लास्टिक से घर लोगों ने बनाए। पाकिस्तान में एक स्टूडेंट था, मुझे नाम याद नहीं है उसका, बट आई थिंक कोई 1.5-2 साल पुरानी बात है ये, हमने इकट्ठे उस पे सेगमेंट भी किया था कि वो प्लास्टिक को इसी तरह से टाइल बनाई और उन्होंने ईंट बनाई थी। तो वो ज़ाहिर है जब ब्रिक्स आप बनाते तो फिर ब्रिक से दीवार तो बन गई। बड़ी अच्छी एग्जांपल्स है। तो वही बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ मसला ये हो जाता है, सिर्फ हमारे एक्सेप्टेंस का हमारा बड़ा मसला है जी, कि पता नहीं क्या होगा, और आप लोगों के लिए भी एग्जैक्टली आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि लोगों को इस तरफ लेके आए जाए, रुझान हो, तो उसके बाद आगे। अच्छा, थोड़ा सा कॉस्ट पे भी बात कीजिएगा कि कितना महंगा, मतलब अगर एक प्लास्टिक की ये ब्रिक लाई जाए। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त,